सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्पीच सुन रहे थे और काफ़ी इंजॉय भी किया हमने। आपने भी यकीनन सुनी होगी। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए हैं और उन्होंने जिस तरह की बातें की, लगता है उन्हें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि तहरीक अदम एतमाद कब जमा होने जा रही है। तहरीक अदम एतमाद अब जमा हो चुकी है, क्या ऑप्शंस हैं खान साहब के पास, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में एतमाद से ज्यादा मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब बहुत ज्यादा जज्बाती थे। उन्होंने सारे फिक्रों में कहा मेरे जो हाथ बंधे हुए थे अब वो हाथ खुल गए हैं। यहाँ तो बड़ा बता देते हैं कि अपोजिशन की तमाम लीडरशिप कमो बेशतर गिरफ्तार उन्होंने कर ली थी, नैब ने पकड़ ली थी। वो हाथ की बंदिश मुझे नहीं इनके इस फिक्रे की समझ आई। अदरवाइज तो वजीर आजम पाकिस्तान है, उनका हक है जो मर्जी बोले, लेकिन इस तरह अपोजिशन के लोगों को तू तरा डाकू चोर कहना मेरा ख्याल है वजीर आजम के मनसब के लिए मुनासिब नहीं है। उन्हें ये बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि इतलात तो ये भी है कि एमक्यूएम ने खुल के साथ इन्होंने इनकी तरफ से रिक्वेस्ट गई थी कि आप मीडिया पर कह दें हम हुकूमत के साथ हैं, तो उन्होंने इस बात को कह दिया कि नहीं हम राब्ता कमेटी से करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अगर अदम एतमाद वजीर आजम जितना अपने आप पर उनको कॉन्फिडेंस है कि नाकाम होती है, तो वो शायद बहुत ज्यादा वो काम करें जो कि माजी में शायद उनके दिल में था नहीं कर सके। अगर कानून को हाथ में लेते हैं या आईनी काम करते हैं ये तो उन्हें पता होगा, लेकिन आज की बातों पर उन्होंने अपनी किसी बात की अपनी पॉलिसी की बजाय अपोजिशन को ज्यादा ललकारा है। उनकी ललकार के पीछे फ्रस्ट्रेशन है या उन्हें यकीन है बच जाएगा, ये तो नहीं बताएगा। ठीक है बड़ी साहब, इन्होंने अपने जो अहदाफ हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने आज की इस तकरीर में अपने अहदाफ का भी बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। भी आपने भी जिक्र किया कि ज़्यादा जज्बाती जो है वो तकरीर उनकी महसूस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कामयाब होगी। बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दिए इस हवाले से, और अपने क्रिकेट के दौर का हर तकरीर में वो जिक्र करते हैं। आज भी उन्होंने जिक्र किया इस हवाले से कि कप्तान जो है उसकी जो प्लानिंग होती है वो आगे की होती है। इनको अंदाज़ा नहीं था कि मेरी जो प्लानिंग है वो इससे बहुत आगे की है। यहाँ पर ये अदम एतमाद नहीं, मैं इससे आगे का सोच रहा हूँ। आगे का क्या सोच रहे हैं? देखें, आप बज़ाहिर असेंबली वो तोड़ नहीं सकते, आगे की तो समझ से बाहर है। अब कानूनन इनके पास कोई इख्तियार नहीं रहा असेंबली तोड़ने का। बज़ाहिर जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं आगे का सोच रहा हूँ, बाजू नजर में ऐसा लग रहा है कि वो नवंबर को मद्देनजर रखते हुए अपनी मनपसंद कोई फैसला कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल भी अहम तरीन शख्सियत से बात लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने इनको बताया कि वजीर आजम साहब के और अपोजिशन की लेवल फील्ड है, दोनों मुकाबला करें। अगर वजीर आजम साहब कामयाब हो जाते हैं तो तब भी उनकी अपोजिशन होती है। तो वजीर आजम मेरा ख्याल है जो कुछ कहना चाह रहे थे वो कहा नहीं, मास हुआ है। असल गुस्सा किन्हें किसी और पर था, निकाला उन्होंने सियासतदानों पर। बड़ी साहब, ऐसा आप समझते हैं कि अभी भी, जैसा कि आपने भी एमक्यूएम का भी जिक्र किया, उन्होंने भी कुछ इशारे दिए हैं, काफ़ी की जानिब से भी पहली मरतबा अपोजिशन के साथ जाने का इशारा दे दिया गया है। बज़ाहिर कप्तान जो है वो फंस चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सरप्राइज कर सकते हैं। देखें, वजीर आजम है, यकीनन उन्हें अपने साथी हैं जो नाराज आ रही है। देखिए, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा अपने इत्तेहादी जमातों से, और अपोजिशन तो पूरे नंबर भी मिला ले तो नंबर गेम पूरी नहीं होती, 172 फिगर पूरे नहीं करते। असल वजीर आजम ये नहीं समझ रहे कि उन्हें अपना खतरा अपने इत्तेहादियों से है, अपने लोगों से है जो पीटीआई है, जिनकी तादाद कभी 40 कभी 50 कही जाती है। अगर वो वजीर आजम की सफ में साथ आके खड़े हो जाते हैं तो यकीनन वजीर आजम अदम एतमाद नाकाम कर सकते हैं इमरान खान साहब। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप से बात करें या अलीम खान ग्रुप से बात करें तो वो वाशगाफ लफ्जों में कहते हैं कि हमने हुकूमत के साथ नहीं जाना। अब वजीर आजम के पास कौन सा ऐसा तुर्फा पता, वही जानते हैं कि वो बज़ाहिर इत्तेहादी उनके साथ खुल के नहीं आ रहे। अपने लोग पीटीआई के जो मुंतहिब नुमाइंदे हैं वो उनसे नाराज हैं, लेकिन वजीर आजम का यकीन बता रहा है कि वो कामयाब हो जाएंगे। अगर वो कामयाब होते तो यकीनन मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए वो बहुत ज्यादा डरावना ख्वाब साबित होंगे। भट्टी साहब, ये जो उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने बुलाया तो वहाँ पर 20,000 लोग, उन्होंने 2,000 लोग कहा कि मैं लेके वहाँ पर चला जाऊँगा, मैं 1 लाख लोग ले आऊँगा, तो क्या इसको हम ताबीर ये कर सकते हैं कि रियासती इदारे को वज़ीर आज़म अब खुद धमका रहे हैं? देखें, ये भी नामुनासिब बात है। जब नैब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया था तो चाहिए तो था कि
उनको दोबारा बुलाती थी, उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं। मरियम नवाज साहिबा को जब नैब ने बुलाया तो पथराव किया, लाठीचार्ज हुआ, फिर भी नहीं बुलाया। तो ऐसा लगता है कि वजीर आजम होकर भी अपने आप को बेबस समझते रहे। यहाँ वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। अब ये देखें, वजीर आजम की ये धमकी देना कि मैं लाख बंदा लेके जाऊंगा, तो वजीर आजम के खिलाफ तो नैब में कोई केस ही नहीं है। तो गुफ्तगू उनकी जरा एक होश की बजाय ज्यादा जोश में थी, और जो उन्होंने बेहतर समझा फरमाया। लेकिन मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस सियासतदान ऐसे मौके में अल्फाजों का चुनाव बड़े मुनासिब अंदाज में करते हैं। बट साहब, ये नैब के बाहर 1 लाख बंदा लेकर जाने का जिक्र किया, दीन में जलसे का भी जिक्र किया, यानी कि वज़ीर आज़म अब अवामी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। 2018 से पहले जो इमरान खान थे, वो इमरान खान जब ये कहते थे कि हम इस्लामाबाद 1 लाख बंदा लेकर पहुँचेंगे और इस जलसे में इतने लाख लोग हम इकट्ठे करेंगे, तो 2018 से पहले के इमरान खान थे, और अब जो कि वो हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म हैं, अब उनकी जानिब से अवामी ताकत दिखाने की बात की जा रही है। देखें, जब कोई भी हुकूमत हो वो कानून पर अमल दरामद कराती है, आइन पर अमल दरामद कराती है। अगर किसी ने मुल्क का पैसा लूटा या मामला आइन किया, वो धमकियां नहीं देते, वो पब्लिक में जाके शोर शराबा नहीं करते, वो अदारों को मुतरक करते हैं। अगर किसी ने भी करप्शन की है, चाहे अपोजिशन है, चाहे हुकूमती अराकीन है, चाहे कोई गैर है, वो अदारों को उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करने की करते हैं। ये मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए थे और ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि वज़ीर आज़म के मकसद के लिए मेरी नजर में बेहतर नहीं है, लेकिन उन्होंने बेहतर समझा तो उन्होंने इस्तेमाल की है। बट साहब, आपने सख्त अल्फाज का जिक्र किया। अभी जब अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैंने पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत कम की है, और ये तनकीद की जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर कि रियासत मदीना की बात की जाती है लेकिन गलत नाम पुकारे जाते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पर सर आपकी क्या राय? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं यकीनन, लेकिन वो एक मौलाना है और उनका नाम बिगाड़ के बुलाना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं है। मैं तो एक आम शहरी हूँ कि एक मौलाना है मौलाना, तो उनके नाम को इस नामुनासिब अंदाज में पुकारना, वजीर आजम, वो शायद उन्हें ये नहीं इल्म कि वो पूरे के पूरे 20-22 करोड़ आवाम के वजीर आजम है, चाहे वो PTI के हो, नॉन लीग के हो, मजदूर हो, किसान हो, खारी हो, वो सबके वजीर आजम है। इस तरह नाम पुकारना, डाकू चोर कहना, भाई आपको 3.5 साल मिले थे, अगर वो डाकू चोर थे आपके मुताबिक तो आप अदालतों में साबित करते उनको। अगर साबित नहीं कर सके तो अब गवर्नर हाउस कराची में खोल के जहाँ सिंध हुकूमत है तो वो भी फिर इस किस्म की तकरीरें करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को इस वक्त अपने रूठे हुए साथियों को बनाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, साथियों को साथ ले जाने में ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, बानिस्बत के अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी करें। ठीक है, भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि इससे कबल जो मुलाकात हुई है, कहाँ मुलाकात हुई, इस पर जो MQM रहनुमाओं का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि अदम एतमाद तो कोई बात ही नहीं की गई, तो इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, और अगर इस पर ये गुफ्तगू ज़ेर बहस रही तो इसको सीक्रेट क्यों रखा गया और वो इस पर खुलकर क्यों नहीं बात की जा रही? देखिए, एक तो बात बड़ी मुख्तसर हुई है, ये कोई लंबी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक ये पहले वजीर आजम पाकिस्तान के जो एज ए वजीर आजम हैदराबाद गए हैं, तो पहला शिकवा तो MQM पर ये था कि आप इससे पहले दर्जनों मरतबा तशरीफ लाए, लेकिन MQM की याद नहीं आई आपको। अब जब आपके साथी ही आपको छोड़ के जा रहे हैं, हमारे साथ आपने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की एक भी, तो अब आप हमसे मदद मांगने आ गए हैं, तो इस किस्म का उन्होंने खदशात का इजहार किया। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो इमरान खान साहब की तवक्को थी कि वो खुलकर इनके सामने खड़े हो जाएंगे, बल्कि इनके साथ जो साहब गए थे, असद उमर साहब था, गवर्नर सिंह, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि मीडिया से टॉक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम माफी करते हैं, आपका कमेटी फैसला करेगी। तो मेरा ख्याल है अब MQM की खुद फैसला, आपका कमेटी फैसला करेगी, उन्होंने हुकूमत के साथ जाना है या अपोजिशन बज़ाहिर आज तक तो हुकूमत के साथ है। भट्टी साहब, हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म दोबारा से वही सेम प्रैक्टिस अब दोबारा दोहरा रहे हैं जिस पर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया कि अब उन्हें चौधरी बरादरान की याद आ गई और इतने सालों में उन्हें ख्याल नहीं आया, और ख़ुद उनकी तरफ से भी सेम प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमेशा इलेक्शन से पहले ये बाढ़ में जाते थे, ये पहले वजीर आजम इमरान खान जो एज वजीर आजम MQM के ऑफिस गए हैं और उनके दफातर बंद किए हैं, और मेरा ख्याल है वो दफातर
بعض وجوہات کی وجہ سے کیے گئے ہیں، بم بلا وجہ نہیں کیے گئے۔ کراچی میں آپ جانتے تھے روزانہ 10-15 لوگوں کی شہادت ہوتی تھی اور پاک فوج رینجر نے بہت قربانیاں دے کے وہاں امن قائم کیا۔ بڑی صاحب قطع کلامی کے معذرت، پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان کی ٹیک بھی اس پہ جان لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے وزیراعظم پاکستان کی تقریر ہے وہ ملاحظہ کی، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ وزیراعظم کانفیڈنٹ تھے، جذباتی تھے، اوور کانفیڈنٹ تھے، کیسے سم اپ کرتی ہیں؟ دیکھیں میں نے تو یہ ان کا کوئی تقریر اسٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے، اور ان کی کسی بھی بیان سے کوئی وزیر اعظم کی سٹیٹس کا پتہ نہیں چلتا۔ جو میلسی میں ان کی تقریر تھی وہ صرف دھمکیوں اور بد کلامی سے بھری ہوئی تھی۔ کسی بھی ملک کے اور خاص طور پہ نیوکلیئر پاور جو ملک ہو اس کے وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی گری ہوئی باتیں کریں، لیکن خیر یہ ان کا ظرف ہے۔ بجائے ڈلیور کرنے کے، بجائے عوام کی تکلیفیں کم کرنے کے، انہوں نے عوام کو دیوار سے لگایا، اور آج جب وہی عوام ان سے سوال کرتی ہے یا اپوزیشن کی جماعتیں ان سے ڈلیوری کا حساب مانگتی ہیں تو وہ گالیاں گالم گلوچ پہ اترتے ہیں۔ اور کراچی میں بھی آج یہ میں سن رہی ہوں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں، اور بہت افسوس ہے، میں سخت مذمت کرتی ہوں اس طرح کے رویے کی۔ اور جو انہوں نے پاکستان پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے باتیں کی ہے، بہت افسوسناک ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کریں، آپ جائیں بے روزگاری کو ایڈریس کریں، بڑھتی ہوئی غربت کو ایڈریس کریں، روز کا جو بحران اس ملک میں کھڑا ہے اس کو ایڈریس کریں۔ آپ اکھاڑے میں کھڑے ہوئے ہیں کیا؟ آپ پہلوانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ آپ تو پہلوان بھی نہیں ہیں، آپ تو بزدل ہیں جو آپ سامنا نہیں کر رہے۔ گو عمران گو کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اب جا کے ایک صوبہ سندھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو پہلے ڈکٹیٹروں نے بھی کیا اور وہ انہوں نے منہ کی کھائی۔ اب اگر یہ عمران خان صاحب یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں یہ شوق پورا، لیکن ان غلیظ باتوں سے، ان گالیوں سے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ ان کو اب احساس ہو جانا چاہیے اور عزت سے خود چلے جانا چاہیے۔ اب تو ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ عوام نے تو ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، آپ نے دیکھا عوامی مارچ میں۔ پارلیمنٹ بھی ان کے اوپر وہی عدم اعتماد اظہار کرنے کو تیار ہے۔ یہ آئیں تو صحیح، یہ دیکھیں تو کون ان کے ساتھ ہے۔ یہ اس طرح کرسی پر بیٹھ کر فرعونیت کا مظاہرہ کرنا یہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ عدم اعتمادی کی آپ بات کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، آج بھی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 20-20 کروڑ آفر کیے گئے ہیں میری پارٹی کے اراکین کو۔ کل انہوں نے 15 کروڑ تک کا فگر یوٹیوبرز کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی پیسوں کی آفر کرا رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور لوگ بھی ہوں گے جو اپنی ناراضگی کی وجہ سے شاید آپ کا ساتھ دے رہے ہوں، لیکن آپ کی پارٹی پیسے آفر کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ عمران خان کی ایک پوری فہرست ہے یو ٹرنز کی۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماضی پر بھی فخر نہیں کر سکتا۔ مطلب ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ زمانہ گزرا، میں نے اس وقت ایسا کام کیا۔ ان کی ماضی کے اوراق پلٹیں گے تو آپ کو اس سے بھی شرمندگی ہوگی، اور اب اگر ان کی طرز حکمرانی کو آپ دیکھیں گے تو اس پر آپ کو شرمندگی کیا، آپ کو ملک کے لیے افسوس ہوگا اور دکھ ہوگا جس نہج پہ اس ملک کو لے جایا گیا ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی جب ملک سے باہر جاتی ہوں تب بھی ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارے ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ ہمارا ملک کا وزیر اعظم نہ باہر اپنے ملک کی پرسپشن اور امیج کو مینٹین رکھ سکا، جو کہ ہم ایک حد تک بہت امپروو کر گئے تھے، بلکہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم معاشی طور پر پیچھے جا رہے ہیں، ہم سیاسی طور پر جس طریقے سے عمران خان اس ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، روز سیاستدانوں کو گالیاں دے کر، بھائی اگر ملک چلایا جا سکتا ہے تو ہم نے تو یہ بھی کہا ہمیں گالیاں دے دو۔ لیکن شازیہ صاحبہ بس آخر میں کمنٹ کر دیجیے گا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک تو سندھ آنے کا اعلان کر دیا کہ اب وہ سندھ میں خود جائیں گے، سندھ کی گلیوں میں نکلیں گے، وہاں پر جا کر وہ عوامی رابطہ مہم ایک شروع کریں گے۔ نمبر ایک
नंबर 2, उन्होंने आज की तकरीर में आपने कहा कि तकरीर नहीं सुनी, अपने टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का उन्होंने जिक्र किया, और तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यही चाह रहा था कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं ताकि मेरा हाथ इनके गले तक पहुँचे। क्या कमेंट करती हैं? मैं तो यही कहूंगी कि इस शख्स को होश के नाखून लेने चाहिए, इस शख्स को थोड़ी सी अपनी बातों पर गौर करना चाहिए। ही इज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। और ये कहते हैं कि मैं सिंध कोई खुदा न खास्ता इस मुल्क से बाहर तो नहीं है, इनको तो आना चाहिए, वजीर आजम है, इनको तो देखना चाहिए। और जो ये कहते रहे अपनी तकरीरों में सिंध हमारा नहीं है, सिंध हमारा नहीं है, हमने तो उसकी भी मजम्मत की है। भाई ये किस किस्म का वजीर आजम है? इस तरह का वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हुक्मरान इस मुल्क को मिले। इस मुल्क की किस्मत, इस मुल्क का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जो कुछ हम आज जो हम देख रहे हैं ना, जो इस मुल्क को मिल रहा है, वी डोंट डिजर्व दिस, वी डिजर्व अ बेटर फ्यूचर एंड वी डिजर्व कि ये आदमी यहाँ से चला जाए। और इसको इज्जत के साथ एक पैसेज मिला है, ये वो पैसेज ले, बजाय इसके धमकियां दे। आज ये कहते कि मैं गरीब के लिए करूंगा, मैं बेरोजगार के लिए करूंगा, बजाय इसके कि ये कहें कि जी मैं फलाने को यूं कर दूंगा, मैं उसको यूं कर दूंगा। ये धमकियां देने का वक्त नहीं है, गुजर चुका है वक्त। अब इनको अपनी गलतियों पर गौर करना पड़ेगा, लेकिन गौर करने की बजाय ये वो दोहराए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। मतलब आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैन। ठीक है शाहज़ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और सिद्ध कायद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कायद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे आप इस तकरीर को देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, परेशानी थी? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो खासे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं कि ये अदम एतमाद नाकाम होगी, और मैं वो कहते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है, इनकी अपनी सियासी मौत है। देखें, मुझे खान साहब की गुफ्तगू और बॉडी लैंग्वेज जो है वो ये बता रही है कि डू एंड डाई के मोड में चले गए हैं। वो डू और डाई का मोड है। अच्छा, अब उनकी कॉन्फिडेंस की क्या वजह है या क्या वजह नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि खान साहब जो है उनकी जो जिंदगी रही है, जो उनकी शख्सियत है, उनमें खौफनाक इनफ्लेक्सिबिलिटी थी। वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, और आज जो क्राइसिस क्रिएट भी हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब ये वैसे तो एक राइफ है र्यूमर्स, इस तरह की हम र्यूमर से तो बात नहीं कर सकते। खान साहब के कॉन्फिडेंस की क्या वजह है, वो किस हद तक चले जाएंगे वो पता नहीं। अब इससे पहले तो वो पेज के चला गया, कहानी अंदर क्या है इसका कहना बहुत मुश्किल है। ये अगले 22-23 दिन जो हैं वो खास से हैजान अंगेज होंगे, और खान साहब कहीं भी बज करते या कंप्रोमाइज करते किसी सतह पर नजर नहीं आ रहे। तो ये इससे एक खतरा जरूर बनता है कि ये क्राइसिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना हो जाए। मगर दुआ है कि ये चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। अलबत्ता खान साहब जो है ये डेस्पिरेशन में है या और कॉन्फिडेंट है, ये वक्त ही बताएगा। जी ठीक है कायद साहब, इस पर मरीम नवाज़ की जानिब से भी इमरान खान और MKM के दरमियान जो मुलाकात हुई, इस पर उन्होंने शायराना तबसरा किया। कहती हैं कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो क्या समझते हैं आप, ये सिर्फ PTI की कहानी है या इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज इसी रविश पर चल रही हैं? ये शेर माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं सुना, किसने बोला? मरीम नवाज की जानिब से ये अभी ट्वीट किया गया। देखिए बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा उनको खुद एक हुक्मरान खानदान से उनका ताल्लुक है, और ये तमाम मराहिल वो खुद भी देख चुकी हैं। और अगर खान साहब की सियासी वक्ती या यानी मुस्तकिल सियासी जवाल का वक्त है, तो ये तो देखना ही पड़ता है। आप देखते हैं बंदा प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर हफ्तरियाँ भी लगती हैं, फिर जेल में भी। ये शायद इस हवाले से उन्होंने बात की हो। बात तो बिल्कुल उन्होंने सही कही है। जी ठीक है सिद्ध कायद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आरिफ अहमद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।